मित्रों, एग्रीकल्चर के इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हरित क्रांति क्या है और इसने किस प्रकार से भारत में जो एग्रीकल्चर का जो रेवोल्यूशन है और जो प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है वह किस प्रकार से किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस लेक्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति से संबंधित हर तरह के सवाल और तथ्य को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं आगे और सबसे पहला जो प्रश्न उठता है, सवाल उठता है, वो ये है कि व्हाट इज अ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति क्या होती है। तो दो लाइनों के माध्यम से यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है कि द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ग्रेन यील्ड्स obtained by plant breeders by developing new crops varieties। हिंदी में भी आपके सामने है कि हरित क्रांति शब्द से हमें कुछ इस तरह से अर्थ निकालना होगा कि जो नए पौधों की किस्म होती हैं, वैरायटीज होती हैं, उनको डेवलप करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन उनसे लिया जा सके। यानी कि देखिए, बीज वही है लेकिन बीज को कुछ इस तरह से डेवलप कर दिया जाए, उसके जीन को कुछ इस तरह से डेवलप कर दिया जाए ताकि उसी बीज के माध्यम से उसी फील्ड में, उसी एग्रीकल्चरल लैंड में पहले से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगे एग्रीकल्चर में। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है या ग्रीन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरे अर्थों में भी समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके, जैसे कि आपकी यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, The high yielding varieties यानी कि HYVs of wheat, the rice have been the key elements in the green revolution। यहां पर दो बीजों की बात की गई है, दो फसलों की बात की गई है। एक तो है व्हीट यानी कि गेहूं, दूसरी है राइस यानी कि चावल। चावल और गेहूं की जो फसलें थी उनमें सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इन दोनों फसलों का इस्तेमाल किया गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, जिन्हें हम मैजिकल सीड्स भी कहते थे यानी कि चमत्कारिक बीज भी कहा करते थे, तो इन दो फसलों में सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये की एलिमेंट ये दो फसलें रहीं। कौन कौन सी फसलें? गेहूं और चावल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब, कहां और इसके बारे में, सबसे पहले शब्द के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली। तो आप ये देख सकते हैं, इट वाज इन मार्च 1968 दैट वाज द डायरेक्टर ऑफ यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट विलियम गेंट फर्स्ट यूज द फ्रेज ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले मार्च 1968 में यूएस की जो एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, वहां पर विलियम गेंट साहब ने सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया था, नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं कई बार ये प्रश्न उठता है कि ये शब्द कहां से आया, ये वर्ड्स कहां से निकल कर आए। तो आप ये बता सकते हैं कि इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल विलियम गेंट साहब ने किया था। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिका आंसर हो जाएगा, 1968। और कहीं ना कहीं वो भी यूएस की एजेंसी से जुड़े हुए थे इंटरनेशनल डेवलपमेंट से। तो नाम आपको याद रखना है किसने सबसे पहले इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया। आगे समझेंगे और इन चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हरित क्रांति को बनाने में, लाने में जो मदद करने वाले फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसा कि पहला कारक, पहला फैक्टर आप सभी के सामने यह है कि इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, यानी कि ज्यादा उपज देने वाली, मैक्सिमम प्रोडक्शन देने वाली जो बीज की किस्में होती हैं, उनकी शुरुआत हुई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को सफल बनाने के लिए सबसे पहला जो फैक्टर है, कारक है, वो आपके सामने है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, HYV सीड्स। इनका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। HYV सीड्स इज ऑल्सो नोन एज मैजिकल सीड्स, ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए, शुरुआत यहीं से होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से हुई, तो इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता में सबसे बड़ा योगदान दिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल क्रॉपिंग, या जिसे हम कह सकते हैं बहुकृषि। अब बहुकृषि या मल्टीपल क्रॉसिंग क्या होती है सर? तो आप ये समझ लीजिए कि एक साथ सम्मिलित रूप से पौधे उगाने की जो प्रक्रिया होती है, एक साथ एक से ज्यादा वैरायटीज के जो पौधे उगाने की प्रक्रिया होती है, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, क्योंकि वहां पर मल्टीपल ऑफ क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन में, ग्रोइंग में। ओके, बेटर इरिगेशन, बेहतर सिंचाई की सुविधाएं, एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर, खाद का इस्तेमाल भी काफी अच्छी मात्रा में किया गया, उसकी जो सप्लाई थी वो भी काफी थी। तो देखिए, तीन चीजें यहां पर आ गई हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, बेहतर सिंचाई की सुविधाएं और तीसरे नंबर पर फर्टिलाइजर, ताकि जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है पौधों का, जो फसल उग रही है, वो और बेटर तरीके से उत्पादन दे पाए। तो दूसरा कारक हमारे सामने है, मल्टीपल क्रॉपिंग, बेटर इरिगेशन और फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है वो काफी बढ़िया थी, काफी अच्छी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग फैक्टर की बात करें जिसने हरित क्रांति को सफल बनाने में मदद की, तो वो है यूज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स अगेंस्ट डिजीज एंड पेस्ट।
देखिए, अब पौधा उगा दिया गया है, फसल उगा दी गई है, लेकिन फसलों में कई बार कीट और रोग भी लग जाता है, जिससे काफी बड़ी मात्रा में जो फसल है वो खराब हो जाती है, कीट लग जाते हैं और उनको खराब कर देते हैं फसलों को। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हो रहा है, फसलों का उत्पादन हो रहा है, उनकी सुरक्षा भी हमें करनी है कीटनाशकों से, रोगों से। तो उसके लिए हमने क्या किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया क्रॉप्स पे, जो कि हरित क्रांति के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में पौधों पर रोग लगने से और कीटों का जो कीटों से जो सुरक्षा देनी थी उनको, उसको हमने यहां पर कंप्लीट किया। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने हरित क्रांति को सफल बनाया वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग फ्रॉम रिसर्च फर्म टू विलेज फार्मर्स। देखिए, आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई तकनीक पर रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है, बेहतर बीजों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, बेहतर बीज बनाए जा रहे हैं, साइंटिस्ट उनको बना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल फील्ड में नहीं किया जाएगा तो फिर हम उत्पादन और बढ़ता हुआ कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक रिसर्च थी या जो टेक्नोलॉजी थी जो कि बीजों में इस्तेमाल की गई, सीड्स में इस्तेमाल की गई, बेहतर तकनीक वाले जो बीज है वो बनाए गए, प्रोड्यूस किए गए और उनको वहां खेतों तक भी पहुंचाया गया, एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक पहुंचाया गया, किसानों तक पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर था वो किसानों तक पहुंचा, धरातल तक पहुंचा, जमीनी स्तर तक पहुंचा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह भी एक की एलिमेंट रहा है हरित क्रांति को सफल बनाने में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, स्पेक्टिकुलर इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स पर्टिकुलरली सीरियल्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी कि जितनी भी आधुनिक तकनीकें हैं, हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा मॉडर्न होता जा रहा है, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग तरह के जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर करने के लिए। अब आपको फसल को काटने की आवश्यकता नहीं है, एक मशीन आती है, सीधा मशीन खेत पर चला दी जाती है और पूरी की पूरी फसल आसानी से कट जाती है, रिफाइन हो जाती है और अनाज के तौर पर परिवर्तित हो जाती है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो मशीनों का इस्तेमाल और मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, आधुनिक जो तकनीकें हैं, उनका इस्तेमाल यहां पर किया गया, ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन में जो प्रोडक्शन है, अनाज का जो प्रोडक्शन है, उनको बढ़ाने में मदद की। तो ये आपका अगला फैक्टर हो जाएगा। ये भी हमें याद रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया और ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादित किया गया, बढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया गया, ताकि भारत जो ग्रेन प्रोडक्शन है, खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन है, भारत उस पर आत्मनिर्भर रह सके। हमें किसी देश से अनाज को इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारे देश के लोग भूखों ना मरे, या हमारे देश में इतना अनाज तो हो ताकि हमारे देश के लोगों का पेट भर सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसको सफल करके दिखाया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो विभिन्न फसलें होती हैं, चाहे वो गेहूं हो चाहे दूसरी फसलें हैं, उनके जो बीज हैं उनके अलग अलग नामकरण भी हुए। यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो कि बाजार में आए, मार्केट में आए, उनको खरीदा गया। उनकी कई ऐसी किस्में थी जो बाजार में उपलब्ध हो गई, यानी कि पहले से बेहतर बीज जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है और जो पौधा होता है वो भी काफी बड़ा होता है और साथ ही साथ उसमें जो प्रोडक्शन होता है। बात कर लें अगर गेहूं की, तो वहां पर गेहूं की जो बालियां हैं वो पहले से ज्यादा एक पौधे में निकलने लगी। सम इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी वैरायटीज ऑफ व्हीट आर कल्याण सोना, सोनालिका एंड सरवती सोनोरा एक्सेट्रा। तो ये आपको याद रखने इनके नाम, चाहे वो कल्याण सोना हो, सोनालिका हो या सरवती सोनोरा हो, ये तीन इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी वैरायटीज हैं व्हीट की, गेहूं की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी गेहूं की एक विशेष किस्म है, तो आपको आंसर देना होगा। अगर उनमें कल्याण सोना होता है, सोनालिका होता है या सरवती सोनोरा होता है तो नाम को याद रखिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं हरित क्रांति शुरू होने से पहले भारत में जो प्रोडक्शन होता था उसका क्या स्तर था और किस लेवल तक हम लोग पिछड़े हुए थे। द एवरेज नेशनल यील्ड ऑफ व्हीट हैज रिमेन्ड एट 800 kg पर हेक्टेयर, which was very low as compared to the wheat yields of agriculturally advanced country। अगर हम उस समय की बात करते हैं, हरित क्रांति शुरू होने से पहले की बात करें, तो जितने भी ऐसे कंट्रीज थे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा एडवांस थे, हम उनमें काफी पीछे थे, क्योंकि हमारा जो कृषि उत्पादन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, वो काफी ज्यादा लो था और ये था मात्र 800 kg यानी कि 800 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये काफी कम है।
यानी कि हम प्रति हेक्टेयर केवल 800 किलोग्राम का ही उत्पादन कर पाते थे अनाजों का, जो कि जितने भी डेवलप कंट्री थे उस समय एग्रीकल्चर लेवल पर, उनसे हम काफी पीछे थे। यही कारण है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई और कहां से हुई और किन लोगों ने इनको भारत में शुरू किया था। On the request of Indian breeders, Professor Norman E. Barlog was invited from Mexico in 1963 by the government of India to assess the possibilities of using dwarf varieties in India। यानी कि भारत में पौधों की जो बोनी किस्म है, बोनी किस्म का मतलब होता है आकार में छोटी, ठीक है, उन किस्मों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने इनवाइट किया प्रोफेसर नॉर्मन ई बारलॉग को। अनुरोध किसने किया इनको बुलाने के लिए? तो अनुरोध किया गया था भारतीय जेनेटिक वैज्ञानिकों के द्वारा। वर्ष रहेगा 1963 और भारत सरकार के अनुरोध पर नॉर्मन ई बारलॉग साहब मैक्सिको से इंडिया आते हैं और भारत में जो पौधों की किस्म है, जो कि थोड़ा सा ड्वार्फ वैरायटी होती है, उस पर अध्ययन करते हैं कि आखिर कारण क्या है, यहां पर पौधे कम उत्पादन क्यों कर रहे हैं, उनकी जो लंबाई है इतनी कम क्यों है। तो इन सब पर रिसर्च करने के लिए दुनिया के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन ई बारलॉग, वो भारत आते हैं। भारत आने के बाद नॉर्मन ई बारलॉग ने जो अध्ययन किया उस आधार पर कुछ सुझाव दिया, यानी कि कुछ रिकमेंडेशन दी, और अपने रिकमेंडेशन में उन्होंने 2 सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को रिकमेंड किया जिनके नाम थे लेरमा राजो एंड सोनोरा 64 वेर चूजन एंड वेर रिलीज फॉर कल्टीवेशन इन इरिगेटेड फील्ड्स। शुरुआत इनकी की गई थी भारत के पंजाब राज्य से, यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के किस राज्य से ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया, लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर होगा पंजाब, यानी कि 5 नदियों का देश। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पंजाब। ज्योग्राफी में पंजाब शब्द का अर्थ होता है 5 नदियों का देश, और दोआब शब्द का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका, और 5 नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका है पंजाब। तो आप समझ गए होंगे कि पंजाब को क्यों चुना गया ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि पंजाब के किसानों की बात करें तो सबसे समृद्ध किसान पंजाब के माने जाते हैं। पंजाब का जो फर्टाइल लैंड है, यानी कि उपजाऊ जो जमीन है, वो उनमें पानी की कोई कमी नहीं है, 5 नदियों का देश है। तो पंजाब को इसी वजह से चुना गया था ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत के लिए। तो इरिगेटेड फील्ड्स में उनको अप्लाई किया गया, बोया गया उन खेतों में उन बीजों को। दीज वेराइटीज गेव वेरी हाई यील्ड एंड बॉट इन रेवोल्यूशन इन व्हीट प्रोडक्शन। और इन दोनों अगर किस्मों की बात की जाए, लेरमा राजो और सोनोरा 64, रिकमेंडेशन किसने किया? नॉर्मन ई बारलॉग साहब ने। बोया कहां गया? सबसे पहले शुरुआत कहां से की गई? पंजाब से की गई, और वहां पर जो प्रोडक्शन निकल कर आया वो पहले से कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन निकल कर आया। ठीक है, और वीट के एक सेक्टर में हम बात करें तो एक तरह से क्रांति आ गई, इसी क्रांति को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह रहा आपका हिंदी में कि उनके सुझावों के आधार पर नाम याद रखना है आपको। लेरमा राजो और सोनोरा 64 की जो किस्में थी उन्हें सबसे पहले जो सींचे गए खेत थे पंजाब में उनमें इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नॉर्मन ई बारलॉग साहब के बारे में एक बहुत ही जरूरी तथ्य जो कि आपके लिए काफी जरूरी होगा। इन 1970 नॉर्मन ई बारलॉग वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति को शुरू करने के लिए, हरित क्रांति लाने के लिए 1970 में नॉर्मन ई बारलॉग साहब को विश्व का सबसे बड़ा जो प्राइज माना जाता है नोबेल शांति पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया। तो आपको नाम याद रखना है, डेट याद रखना है, ईयर याद रखना है। ईयर किस ईयर में इनको पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, तो वो हो जाएगा 1970। नॉर्मन बारलॉग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा मैक्सिको। यह भी आपको याद रखना है। इसी वजह से, उनकी हरित क्रांति की वजह से फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड कहे जाते हैं नॉर्मन ई बारलॉग। यह भी आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी तथ्य है। अब भारत में बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन के योगदान की, कि भारत में हरित क्रांति को शुरू करने के लिए और इसे सफल बनाने के लिए जो पीछे सबसे बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर काम किया, वो थे एमएस स्वामीनाथन। उन्होंने एक नई किस्म का इजाद किया, बीजों की एक नई किस्म को इजाद किया, नाम था सरबती सोनारा, एंड रिलीज्ड इट फॉर कल्टीवेशन इन 1967। तो भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, नाम है एमएस स्वामीनाथन। ओके, तो आपको ये याद रखना है, अगर ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, देन योर आंसर इज एमएस स्वामीनाथन। एंड इफ एग्जामिनर आस्क फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, देन योर आंसर इज एमएस स्वामीनाथन। ये आपको नाम याद रखने होंगे। 1967 में इन्हीं के प्रयासों की वजह से भारत में बड़े स्तर पर नई नई किस्में इजाद की गई गेहूं और चावल की, और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में भी हो जाती है।
आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अब व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि श्वेत क्रांति। बात हो गई हरित क्रांति के बारे में, अब बात होगी श्वेत क्रांति के बारे में, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन को, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। आप नाम से समझ गए होंगे कि यहां पर जो क्रांति लानी थी वो किस सेक्टर में लानी थी, किस एरिया में लानी थी और किस पर्टिकुलर गुड के प्रोडक्शन में लानी थी। बात हो रही यहां पर मिल्क प्रोडक्शन की। ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1970s। सबसे पहले याद रखना है कि किस बोर्ड के प्रयासों से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो आंसर याद रखेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB इन 1970। तो ये इसका नाम आपको याद रखना है, इस बोर्ड का नाम आपको याद रखना है जिसने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। ओके, नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम, इस रेवोल्यूशन, इस क्रांति को शुरू करने का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम was to create a national wide milk grid and remove the regional and seasonal imbalance। अलग अलग मौसम में, अलग अलग सीजन में और अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम बात करें भारत के, तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफी कम है या कहीं ज्यादा है। अगर हम रूरल एरियाज की बात कर लेते हैं, पिछड़े एरियाज की बात कर लेते हैं, तो वहां पर मिल्क प्रोडक्शन काफी कम है, लेकिन कुछ राज्यों में मिल्क का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। तो जो रीजनल इम्बैलेंस है, क्षेत्रीय असंतुलन है, उसे दूर करना, और दूसरा सीजनल, यानी कि किसी सीजन में, किसी मौसम में दूध का जो प्रोडक्शन है कभी ज्यादा होता है तो किसी दूसरे सीजन में मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है, इसे कैसे एक समान रखा जाए, इसी उद्देश्य के साथ श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी भारत में। आगे बढ़ेंगे, शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई और क्या शुरुआती चरण रहे, शुरुआती कदम क्या थे, एक एक करके। गुजरात बेस्ड कोऑपरेशन आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल वाज द इंजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है कि जो सहकारी समूह था, सहकारी समिति थी, उसका नाम था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में अमूल भी कहते हैं, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये जो गुजरात स्थित एक सहकारी संगठन था जिसने कहीं ना कहीं शुरुआत की थी व्हाइट रेवोल्यूशन की, और भारत में श्वेत क्रांति को सफल बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो इंजन है, सबसे बड़ा जो योगदान दिया है वो अमूल ने दिया है। साथ ही साथ उस व्यक्ति की भी बात करते हैं जैसे फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, पितामह कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अमूल was founded by the त्रिभुवन दास पटेल and वर्गीस कुरियन was the chairman of NDDB। उस समय NDDB के जो चेयरमैन थे वो वर्गीस कुरियन साहब थे। उन्हीं ने इनिशिएटिव लिया था भारत में श्वेत क्रांति लाने का, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया। और त्रिभुवन दास साहब ने भी उनकी पूरी मदद की और अमूल की स्थापना हुई। तो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कहां हुई। गुजरात मिल्क यूनियन जो लिमिटेड है, आनंद मिल्क यूनियन जो लिमिटेड है, उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। गुजरात से इसकी शुरुआत होती है। व्हाइट रेवोल्यूशन के पिता जनक किन्हें कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन साहब को कहा जाता है। ये सारी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की हमने, हरित क्रांति। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात की यानी कि श्वेत क्रांति। तो दोनों अपने अपने क्षेत्रों में क्रांति के लिए जाने जाते हैं। एक मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसी तरह दूसरे क्षेत्रों में भी, दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और दूसरे क्षेत्रों में भी अलग अलग क्रांतियां हुई हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके उन क्रांतियों के नामों को यहां पर देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की, जो कि जूट उत्पादन से जुड़ा हुआ है, यानी कि गोल्डन सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की, यानी कि गोल्डन फाइबर क्रांति की। अब ये क्रांति किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, किस उत्पाद से जुड़ी हुई है, तो याद रखेंगे आप लोग जूट प्रोडक्शन, जैसा कि आप इमेज में देख भी रहे हैं। और एक बहुत ही आसान सा यहां पर क्लू भी आपको याद रखना है कि जिस क्रांति का नाम जिस कलर पर होगा, प्रोडक्ट का कलर भी कुछ उससे मिलता जुलता होगा। तो हम यहां पर बात करें जूट की, थोड़ा थोड़ा गोल्डन फाइबर की तरह ही नजर आता है। तो जितने भी आगे क्रांतियां आएंगी, उनके जो नाम होंगे, उन क्रांतियों के जो नेम होंगे, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के कलर से जुड़े हुए होंगे। ये थोड़ा सा माइंड रखने की जरूरत है, रिमाइंड रखने की जरूरत है। बात करेंगे पिंक रेवोल्यूशन की, यानी कि गुलाबी क्रांति। अब देखिए, गुलाबी क्रांति दो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। एक तो है झींगा उत्पादन और दूसरा है ऑनियंस के प्रोडक्शन को, यानी कि ऑनियंस के क्षेत्र में प्याज उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां पर पिंक रेवोल्यूशन लाया गया था। और साथ ही साथ झींगा जो होती है, झींगा मछली जो होती है, उसके प्रोडक्शन में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह रेवोल्यूशन आपकी चलाई गई थी। आगे बात होगी ब्लैक रेवोल्यूशन की, यानी कि काली या कृष्ण क्रांति भी इसको कहा जाता है, जो कि पेट्रोलियम सेक्टर में पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं
उनमें उनका जो प्रोडक्शन है उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह क्रांति चलाई गई थी। तो जो पेट्रोल होता है या जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, आपने उसका रंग देखा होगा, ब्लैक होता है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, इसके नाम को। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? ये ऑयल प्रोडक्शन से है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। नाम याद रखना है और किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है वो याद रखना है। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो फिश प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा, यह आपको याद रखना है। नीली क्रांति, मछली उत्पादन, मछली किस तरह के पानी में रहती है, तो मछली नीले पानी में रहती है, इस तरह से याद रखिएगा। तो ब्लू रेवोल्यूशन आपको याद रहेगा कि फिश प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की यहां पर बात की गई है। एक तो है लेदर यानी कि चमड़ा, और दूसरा कोकोआ यानी जो कॉफी बीन होते हैं जिससे कॉफी का प्रोडक्शन होता है, कॉफी बनाई जाती है। तो कॉफी बीन को बोला जाता है कोकोआ प्रोडक्शन या कोकोआ। ओके, तो कोकोआ प्रोडक्शन और लेदर प्रोडक्शन के लिए ब्राउन रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कलर से आप कोरिलेट कर सकते हैं नेम को। नेक्स्ट, ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे क्रांति की बात करें तो फर्टिलाइजर्स, अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो फर्टिलाइजर्स की काफी बड़ी भूमिका होती है। भूमि में जब भी अलग अलग तरह के जो भी तत्व होते हैं उनकी कमी होती है तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फसल हो वो बेहतर से बेहतर हो सके, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत में कौन सी क्रांति चलाई गई थी? तो ग्रे रेवोल्यूशन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है एवरग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि सदाबहार क्रांति। ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, यहां पर 1, 2 या 3 फसलों को केंद्र में रखकर यह रेवोल्यूशन नहीं चलाया गया था, बल्कि एग्रीकल्चर का ओवरऑल प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो उसके लिए कौन सी क्रांति है? तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति, यानी वर्ष के 12 माह, सभी के सभी महीनों में हमें इस पर ध्यान देना होगा। सभी तरह की कृषि फसलों पर ध्यान देने के लिए यह क्रांति चलाई गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर रेवोल्यूशन, रजत क्रांति भी इसको कहते हैं। अब कलर से थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा। एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन की यहां पर बात की गई है, अंडा उत्पादन और जो कुक्कुट उत्पादन है, ठीक है, मुर्गी पालन जिसको हम जोड़ सकते हैं, उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसकी सप्लाई को और बढ़ाने के लिए, उत्पादन प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन, रजत क्रांति चलाई गई थी। नेक्स्ट, राउंड रेवोल्यूशन। अब देखिए आलू की बात करते हैं, पोटैटो, वैसे तो नहीं, गोल तो नहीं होता है पूरी तरह से, लेकिन लगभग लगभग होता है। तो याद रखेंगे राउंड रेवोल्यूशन यानी कि पोटैटो प्रोडक्शन, आलू उत्पादन से जुड़ी हुई कौन सी क्रांति है? राउंड रेवोल्यूशन। कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एक नई क्रांति एग्जाम में देखने को मिल ही जाती है आपके एग्जाम में, तो लर्न रखने की कोशिश कीजिएगा। येलो रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी कि जो तेल बीज, ऐसे बीजों का उत्पादन करना जिनसे तेल निकाला जा सके, लाइक सरसों, है ना। तो सरसों पीले रंग की होती है, आपने खेतों में उगी हुई देखी होगी, है ना। तो पीले रंग की सरसों और सरसों के तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहां पर येलो रेवोल्यूशन को चलाया गया था। तो ये आप बात यहां पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, कॉटन प्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं कपास का उत्पादन एक कॉमर्शियल क्रॉप होती है। कपास, कॉमर्शियल का मतलब व्यवसायिक एक फसल होती है। कपास को उगाने से जो कॉटन के प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉटन का कपड़ा होता है, सूती कपड़ा होता है, उसका उत्पादन होता है। तो जो कपास का प्रोडक्शन है, कॉमर्शियल क्रॉप होती है कपास, उसके उत्पादन को और बढ़ाने के लिए यहां पर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। नाम से थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, कपास हल्का सफेद रंग का आपका रहेगा, ठीक है, तो सफेद रंग का होता है, थोड़ा सा आप इसको सिल्वर से कोरिलेट कर सकते हैं। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन ये कॉटन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और उसके साथ ही साथ जितने भी अलग तरह की रेवोल्यूशन थी उनके बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में इतना ही। एग्रीकल्चर के अगले लेक्चर में हम कुछ और चीजों पर चर्चा करेंगे जो कि कृषि पर आधारित होंगी। धन्यवाद।